हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 1 के बारे में। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे सेल कैसे नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद हम सेकंड टॉपिक व्हाट इज सेल, सेल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपार्टमेंट या चैम्बर को हम सेल बोलते हैं एक तरीके से। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम डेफिनेशन ऑफ ए सेल, सेल की डेफिनेशन क्या होती है। स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिर सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, लिविंग सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इतना डिस्कस करने के बाद सबसे बाद में हम डिस्कस करेंगे द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने जिसकी डिस्कवरी की थी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का हम अपना टॉपिक बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। और एक बात और, इसका पीडीएफ होगा वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और हम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहां पर मैं दे दूंगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन आज का। तो आज का पहला टॉपिक हमारा वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एनसीईआरटी के अंदर जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है उसे हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अंदर पहली लाइन लिखी है वी सी लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम इस संसार के अंदर हमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स देखने को मिलती है। आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या तो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होता होगा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पर बात करें, किसके लेवल पर बात करें, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर बात करें, तो आप आंसर दोगे कॉन्शियसनेस। क्या आंसर दोगे आप? कॉन्शियसनेस। बट वो ऑर्गेनिज्म के लेवल पर है। बट हमें यहां पर बात करना है सेल के लेवल पर, सबसे जो फंडामेंटल यूनिट है उस पर हमें बात करना है। तो आंसर होगा हमारा सेल, आंसर होगा हमारा सेल। अगर हम किसके लेवल पर बात करें, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, तो वहां पर हमें कॉन्शियसनेस और नॉन कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें फंडामेंटल लेवल पर, तो जो बेसिक डिफरेंस होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में वो होता है सेल, वो होता है सेल। और जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके मिलकर बने होते हैं? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, वो सभी सेल से मिलकर बनते हैं। बैक्टीरिया, यहां तक कि सिंगल सेल जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी सेल से मिलकर ही बनते हैं। मैं यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, जो सेल होती है, जब बहुत सारी सेल आपस में मिलती है, सिमिलर सेल जब आपस में मिलती है, वो क्या बनाती है? टिश्यू को बनाती है। तो सेल के मिलने पर क्या बनता है? सेल के मिलने पर टिश्यू बनता है। और टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू के आपस में मिलने से बनता है ऑर्गन। और जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। तो आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। और हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो पढ़ाया है उसके अंदर आप टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और जो ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन के बारे में आप कहां पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे आप, इनको पढ़ेंगे आप ऑर्गन सिस्टम के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में ये पढ़ेंगे आप एनिमल फिजियोलॉजी के में, एनिमल फिजियो एंड प्लांट फिजियो के अंदर आप इसे डिस्कस करेंगे। ऑर्गन तो, और ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जब ये सारे सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज सेल, सेल क्या है।
बेसिकली जो सेल है वो एक तरीके से कंपार्टमेंट है, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं इसे, कंपार्टमेंट या चैम्बर हम बोल सकते हैं, चैम्बर या कंपार्टमेंट बोल सकते हैं। और जो इससे क्या मतलब है कंपार्टमेंट या चैम्बर से, हमारे पास हम एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं कि हमारा घर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा घर है। इसके अंदर हमारे रूम्स है, ये हमारा रूम है, मींस ये किसी ए पर्सन का रूम है, और ये तुम्हारे भाई, इसका नाम बी है, ये इसका रूम है, ठीक है। ये हमारी किचन है, यहाँ पे हमारी बाथरूम है। तो होता क्या है, इसके अंदर एक तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा घर को आप सेल मान सकते हो, ये क्या है, पूरी की पूरी को आप सेल मान सकते हो। तो अगर हम इसके बीच में कंपार्टमेंट या चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, इमेजिन करो अगर आप इन दीवारों को हटा दो, रूम्स के बीच में इन दीवारों को हटा दो और यहां बैठकर कोई एक्स पर्सन, इसे बोल सकते हैं हम चिंटू, चिंटू यहां पर कहां बैठा है, वॉशरूम के अंदर बैठा है, तो उसकी तो प्राइवेसी लीक हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स बनाने पड़ते हैं। सेम यही चीज होता है सेल्स के अंदर भी। सेल्स के अंदर क्या होता है, ये हमारी कोई सेल्स है, इस सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कंपार्टमेंट या चैम्बर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया, ये क्या हो गया सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या हो गया क्लोरोप्लास्ट, इसे बोलते हैं हम कंपार्टमेंट। अलग अलग कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। ये क्या हो गया हमारा गोल्जी बॉडी, ये हो गया गोल्जी बॉडी। ये क्या हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये क्या हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। और एक और लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा राइबोसोम। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, हम अभी आपको ये ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया है। इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट हमें सेल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये कंप्लीट मिलाकर क्या बनता है, इसमें सेल बनाते हैं। ये सारे ऑर्गेनेल्स मिलाकर क्या बनता है, सेल बनता है। और इसके अंदर बाहर क्या होता है, वाटर भरा होता है। इसके अंदर भी वाटर होता है और कंपार्टमेंट के अंदर भी वाटर होता है। बाहर सेल वॉल होती है, उसके अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती है। अभी सब कुछ डिस्कस करेंगे, अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं। बेसिकली सेल इज कंपार्टमेंट और चैम्बर्स। सेल क्या है, बेसिकली कंपार्टमेंट या एक तरीके से चैम्बर है। द टाइप्स ऑफ सेल्स, तो अवर आंसर इज 2। अगर हम बात करें सेल कितने प्रकार की होती है, तो हमारा सिंपल सा आंसर है, अगर हम बात करें सेल्स कितने प्रकार की होती है, तो हमारा सिंपल सा आंसर है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर मींस एक सिंगल सेल से मिलकर बनती है, और मल्टीसेलुलर जो एक से अधिक सेल से मिलकर बनती है, उन्हें मल्टीसेलुलर बोलते हैं। अब अगला है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अगला है हमारा, अगली स्लाइड है हमारी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमारा आंसर बड़ा फनी वे में लिखा गया है। आंसर इज वेरी सिंपल जेंटलमैन। जो यूनिसेलुलर होते हैं उसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं। अब हम जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप उसका जवाब दे सकते हो, कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। क्या आप मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स दे सकते हो? तो तुम्हारा आंसर होगा, मुझे पता है आप सही आंसर दोगे, तुम्हारा आंसर होगा यस। जो मल्टीसेलुलर के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमिलिया, प्लांटी और फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो सब कहां आते हैं, मल्टीसेलुलर के अंदर आते हैं। और यूनिसेलुलर के अंदर कौन कौन आते हैं, यूनिसेलुलर के अंदर बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा आते हैं। याद रखना, जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, वो होता है प्रोकैरियोट्स। कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स अभी आप केवल इतना याद रखिए, प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे में चैम्बर्स देखने को मिल रहे थे, में चैम्बर्स यहां पर देखने को नहीं मिलते।
वे चैम्बर्स और कंपार्टमेंट जैसे देखने को मिल रहे थे, वे चैम्बर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। और जो प्रोटिस्टा होता है ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होता है। एनिमिलिया क्या है, जो यूकेरियोट में प्रॉपर यूकेरियोट्स होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। इसकी डेफिनेशन है फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। फंडामेंटल मींस किसी भी चीज की आधारभूत इकाई है। किसी भी चीज की फंडामेंटल होने का क्या मतलब है, अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पास कोई एनिमल्स है, हमारे पास कोई एनिमल्स है, कोई प्लांट्स है, या कोई सिंगल सेल बैक्टीरिया भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उन सब ये किससे मिलकर बने होते हैं, इनकी जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल होती है। हम इन्हें इससे छोटे, सबसे छोटी जो इनकी फंडामेंटल यूनिट है, जो अकेली ही क्या कर सकती है, सभी फंक्शन अपने कर सकती है लाइफ के, तो वो क्या होती है, सेल होती है। एक सिंगल सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। और इस सेल का क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से मतलब क्या है, एक सिंगल सेल अपनी जिंदगी के सभी काम कर सकती है जो उसे जरूरत होती है, जैसे उसे सांस लेना, रेस्पिरेशन करना, फूड को इनटेक करना, ये सभी काम एक सिंगल सेल कर सकती है और करती भी है। कहां पर, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर ये काम करती भी है। ए सिंगल सेल कैन परफॉर्म द ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये हमने अभी आपको बताया है, एक सिंगल सेल सभी जिंदगी के सभी काम कर सकती है। एनीथिंग लेस देन ए सिंगल सेल कैन नॉट लिविंग इंडिपेंडेंटली। हमने भी आपको बताया एक सेल सब कुछ कर सकती है, अगर वो एक से कम हो जाए सेल तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में। जो सेल्स की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, तो डिस्कवरी ऑफ सेल इज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय चचा रॉबर्ट हुक। किसने की थी सेल की डिस्कवरी, एक चचा थे हमारे रॉबर्ट हुक, उसने इसकी डिस्कवरी की थी। बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, मजाक के अंदाज में हम चचा इसको बोल रहे हैं। ही डिस्कवर्ड इट फर्स्ट टाइम फ्रॉम डेड सेल्स। उसने जो डिस्कवरी की थी वो डेड सेल्स से की थी। ऐसा थोड़ा ही मरी हुई सेल्स को उठा के लाए थे, ऐसा नहीं है। जो प्लांट लिविंग था बट उसके अंदर से उसने कोर्क सेल को निकाला था, कोर्क सेल पर इसने रिसर्च की थी और वहां से उसने सेल की खोज की थी। ऐसा नहीं है कि वो डेड सेल थी उसे उठाकर लाए थे, प्लांट लिविंग था, आप समझ सकते हो। ऐसे जो कोर्क है डेड सेल, इसे कोर्क को हम डेड सेल क्यों बोलते हैं, कोर्क को हम डेड सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिवाइड नहीं करती, नॉट डिवाइड, क्योंकि ये डिवाइड नहीं करती है। और क्या करती है डेड सेल, किसी जो प्लांट होता है उस प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्लांट को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किससे, बैक्टीरिया और फंजाई के इन्फेक्शन से। बैक्टीरिया और फंजाई के इन्फेक्शन से ये कोर्क सेल प्लांट को बचाती है। और हमने चचा रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज कैसे की थी, तो चचा रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी माइक्रोस्कोप से। ऐसा थोड़ा ही नग्न आंखों से देख रहा था वो, ऐसा नहीं है। उसने इसकी जो खोज की थी, वो डिस्कवरी जो की थी, वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से की थी। अब इसके बाद आते हैं दूसरे चचा में थे हमारे एंटोनी वॉन लीवनहॉक, मींस सेकंड साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वॉन लीवनहॉक। उसने पहली बार क्या किया था, उसने तो क्या किया था, डेड सेल कोर्क सेल से उसकी खोज की थी सेल्स की। बट फर्स्ट टाइम अगर पूछे लिविंग सेल्स की फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवरी की थी, तो वो थे हमारे चचा, दूसरे चचा थे सेकंड एंटोनी वॉन लीवनहॉक। एंटोनी वॉन लीवनहॉक दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल से जो मींस क्या बताया हमने, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उससे सेल्स की डिस्कवरी इन्होंने की थी। तो हम बात करते हैं, एक फनी लाइन लिखिए, 1950 से पहले, 1950 से पहले की बात है, 1950 से पहले की बात है मित्रों। जमाना धीरे धीरे बदल रहा था, जमाना धीरे धीरे बदल रहा था। इसके चलते साइंटिस्ट लोगों ने भी सोचा क्यों ना हम माइक्रोस्कोप को ही एडवांस कर दे। कि 1950 से पहले की बात है मित्रों, जमाना धीरे धीरे बदल रहा था।
क्यों ना हम जो साइंटिस्ट उस समय क्या यूज कर रहे थे, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे थे। कैसे यूज कर रहे थे? सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे थे। और जमाना कैसा होता चला आ रहा था? जमाना एडवांस होता चला जा रहा था। तो साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना हम भी अब इस जो माइक्रोस्कोप है इसे एडवांस कर दे। इसी एडवांसमेंट के चलते क्या आई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारी जिंदगी में आई। और इसी के चलते क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी उसकी खोज हुई। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और बाद में सबसे जो एडवांस आई, जमाने के बदलते बदलते सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गई, क्योंकि उस समय जो साइंटिस्ट लोग हैं उनका दिमाग सटक गया था। अब इसके बाद क्या होता है? हमने क्या किया अब तक? हमने सेल्स की डेफिनेशन को पढ़ लिया है। रॉबर्ट हुक ने कैसे डेड सेल से वो उसकी खोज की थी सेल्स की, वो हमने पढ़ लिया है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कैसे फर्स्ट लिविंग सेल्स की जिसने डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, वो हमने पढ़ लिया है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। और इसके बाद लास्ट में आते हैं, लास्ट में कौन आए? एक डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं। आगे आप सब कुछ पढ़ेंगे, अभी हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन है, चैप्टर शुरू हो रहा है, तो सब बेसिक बातें ही इसके लेक्चर के अंदर हम करेंगे। अब आए अपने, अब कौन आए हमारे अपने शानदार जानदार साइंटिस्ट, जिनका नाम था, बताओ को क्या नाम था उनका? मुझे पता है आप सही जवाब दोगे। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। क्या था साइंटिस्ट का नाम? रॉबर्ट ब्राउन, चचा के भाई। कौन थे? चचा के भाई। फनी वे में आप ऐसे मान सकते हो कि जो रॉबर्ट हुक थे और कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, उनके भाई, बट ऐसा नहीं है, ये सब समझाने के लिए है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। शानदार जानदार साइंटिस्ट थे। क्या की इन्होंने? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ये सब जो चर्चाएं हो रही है सेल की डिस्कवरी की, आखिर ये सेल है क्या चीज? ये जो हमारे सामने डायग्राम गिवन है, ये जो डायग्राम गिवन है, ये एक सेल का ही डायग्राम है। ये क्या है? एक सेल है। हमने बताया सेल के सबसे बाहर क्या होता है, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, याद रखो बस। सेल के सबसे बाहर होता है सेल वॉल होता है। उसके अंदर की ओर क्या देखने को मिलता है हमें? इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके अंदर सेल्स के बीच में कैसे कनेक्शन देखने को मिलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? ये प्लांट सेल है। ऐसे एनिमल सेल्स भी होती है। ये क्या है? हम प्लांट सेल को देख रहे हैं। इसके बीच में जो लार्ज दिख रहा है यह है सेंट्रल वैक्यूल्स। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी अपैरेटस। आप इन सब के बारे में पढ़ोगे जितने भी इसके अंदर दिए गए हैं। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, आप इन सभी को डिस्कस हम करेंगे। आप अभी केवल इनका बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अब हम क्या है, ये इसके अंदर जैसे न्यूक्लियस देखने को ही हमें यहां पर मिल रहा है। इसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इस न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इस कंप्लीट सेल की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? पहली बार डेड सेल से किसने की थी वो इसकी सेल की डिस्कवरी? वो की थी रॉबर्ट हुक ने। और जो लिविंग सेल से जो इसकी डिस्कवरी की थी, वो जो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो करी थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। हमने डिस्कस कर लिया है। और ये सब क्या है? ये एक तरीके से जो चैम्बर है, ये एक तरीके से क्या है? कंपार्टमेंट है। ये सभी क्या है? कंपार्टमेंट है। इसके अंदर भी वाटर है और इसके बाहर भी वाटर है। और एक सेल से इसके अंदर चैम्बर्स के अंदर वाटर कैसे फ्लो करता है? ऑस्मोसिस से फ्लो करता है। अब इसकी जो एनसीईआरटी है जो हमने डिस्कस किया है, क्या वो एनसीईआरटी से है भी या नहीं? अब हम उसकी एनसीईआरटी की लाइनें एक बार लाइन टू लाइन भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा वो सारा रिवाइज भी हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एनसीईआरटी। जो हमने पढ़ा है आज, क्या वो इससे रिलेटेड था या हम कुछ भी पढ़ा जा रहे थे उजूल फजूल? ऐसा नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है। अब हम एनसीईआरटी देखने जा रहे हैं।
पहली लाइन लिखिए, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब आप अपने चारों ओर देखते हो तो आपको क्या दिखता है? केवल लिविंग थिंग्स दिखती है और नॉन लिविंग थिंग्स दिखती है। हमने आपको बताया था कि या तो नॉन लिविंग होती है या लिविंग होती है। यू मे हैव वंडर्ड एंड आस्क अबाउट व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। आपको यह जानकर आश्चर्य होता होगा, हमने आपको बताया था कि जो लिविंग है उसे लिविंग बना कौन रहा है, ऐसा क्या है उसके अंदर जो लिविंग बना रहा है। और व्हाट इज दैट इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव ए लिविंग थिंग्स हैज। और ये कह रहा है कि नॉन लिविंग के पास ऐसा क्या नहीं है जो लिविंग के पास है। ये कह रहा है कि नॉन लिविंग के पास ऐसा क्या नहीं है जो लिविंग के पास है। तो हमारा आंसर है सिंपल सा, हमने आपको बताया था, वो होता है सेल। क्या होता है? सेल। और ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, सब के अंदर बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, प्लांटाई हो, हमने आपको डिस्कस किया था, सभी के अंदर ये देखने को मिलता है, सेल होती है। बट अगर हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पर बात करें, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर हमने आपको बताया था वो क्या होता है ऑर्गेनिज्म के लेवल पर? कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स। इसके बाद हमने आपको बताया था सभी ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, या क्या कह सकते हैं? मेड अप ऑफ सेल्स। कंपोज को लिख सकते हैं मेड अप ऑफ सेल्स। सम आर कंपोज ऑफ ए सिंगल सेल्स। कुछ सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, जैसे बैक्टीरिया आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, while other is composed of many cells called multicellular। मल्टीसेलुलर के एग्जांपल्स ये होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बनते हैं। में हो गए हमारे प्लांटाई, हो गए एनिमिलिया वाले मेंबर्स हो गए, और जो यूनिसेलुलर की बात करें तो वो हो गए हमारे बैक्टीरिया। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हमने आपको बताया था जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। हमने आपको बताया था एक सिंगल सेल, जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो वो सिंगल सेल अपनी जिंदगी के सभी काम कर सकता है। मींस वो रेस्पायरेशन भी कर सकता है, उसी से एक सिंगल सेल के अंदर सब कुछ मीजोसोम होते हैं, वहां से वो रेस्पायरेशन कर सकता है, और क्या कर सकता है? वो फूड ले सकता है, और क्या कर सकता है? एक सिंगल सेल से वो मूव भी कर सकता है। ये सभी काम एक सिंगल सेल से हो सकते हैं। बट अगली लाइन क्या लिखी है अपनी? यही बात लिखिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमें एक सिंगल सेल का देखने को मिलता है। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी के सभी काम उसके हो सकते हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक सेल से कम अगर कुछ भी हो तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। एनीथिंग लेस देन वन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर एक सेल से कम कुछ भी हो तो उसका अस्तित्व नहीं होता। हेंस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। हमने आपको बताया था सेल की क्या है डेफिनेशन लिखी है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार एक लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी, यही बात हमने आपको डिस्कस किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। इनके पास उस समय बहुत एडवांस क्या था? एडवांस माइक्रोस्कोप हुआ करता था, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था। ऐसा थोड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, एक अच्छा खासा माइक्रोस्कोप था, रुतबा था इनका उस समय। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवरी द न्यूक्लियस। इसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी? जो नॉन लिविंग सेल्स से उसकी कोर्क से क्या की थी? कोर्क से डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल्स। हमने बताया था कैसे में
कैसे उसकी डिस्कवरी हुई थी। जब धीरे धीरे जमाना बदल रहा था तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा, हम अपनी माइक्रोस्कोप को एडवांस कर लेते हैं, अपनी माइक्रोस्कोप को क्या कर लेते हैं, एडवांस कर लेते हैं। और उन्होंने सब मिलकर क्या प्लान बनाया, उन्होंने फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसे सिंपल से कंपाउंड बनी, कंपाउंड से उन्होंने से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट कर दिया। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो सभी स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके अंदर राइबोसोम्स, जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती है, प्रोक्सियोसोम्स, जितनी भी स्ट्रक्चर होती है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो सभी की सभी क्या हो सकती है, देखी जा सकती है। बट इससे पहला ऐसा नहीं था। सिंपल माइक्रोस्कोप से हम उन सभी स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उन सभी स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, इसको आपको 2 बार रिवाइज करना है। इसको अभी 2 बार रिवाइज करो। इसके बाद इससे अगले फिर इसकी मैं आपको डीपीपी दूंगा, वो क्वेश्चन लगाओ। आपको कोई क्वेश्चन नीट में नहीं छूटेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और अब क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अगले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ो। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के दूसरे लेक्चर में बात करेंगे हम सेल थ्योरी के बारे में। तो थैंक यू।